तो इतने लंबे समय के बाद अब फिजिकल आया। हालांकि अब तक हम पढ़ते थे फिजिकल कुछ इस तरीके से कि मैं ऑर्गेनिक के बीच में थोड़ा फिजिकल चला देता था ताकि बोर्डनेस ना हो। बट आप लोग बहुत मेहनती हैं तो आप लोगों ने खुद ही बोर्डनेस नहीं होने दिया और ऑर्गेनिक को एक ही बार में पूरा कंप्लीट कर लिया। तो लेट्स स्टार्ट विथ फिजिकल। तो ऑब्वियस है, हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो मेरा मानना तो ये है कि जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आपका सबसे पहले काम ये होना चाहिए कि आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता हो, मतलब उस चीज़ के बारे में पता हो जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हो। तो सबसे पहली बात, हमें उस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए। तो हम फिजिकल का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जैसे हमने ऑर्गेनिक में डिफाइन किया था कि ऑर्गेनिक को मैं जनरली 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो फिजिकल को जनरली मैं पार्ट में ब्रेक नहीं करूंगा, ये जैसे चैप्टर वाइज है, क्योंकि हर चैप्टर की अपनी एक कहानी है। जैसे आपके सिलेबस में ऊष्मा गतिकी है, थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है जी। सबसे पहला टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स से शुरुआत करी गई है और सबसे ज्यादा पोर्शन इस बार पूरे सिलेबस में आपका थर्मोडायनेमिक्स ही है, ठीक है जी। एक मिनट, यस, सबसे ज्यादा पोर्शन है वो थर्मोडायनेमिक्स का ही है। सबसे ज्यादा पोर्शन है थर्मोडायनेमिक्स की है। जस्ट अ मिनट, पता नहीं है आज थोड़ा स्लिपरी सरफेस पे, जस्ट अ मिनट। ठीक है जी, सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। और इसके अलावा एक और टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री। अब वही क्वेश्चन कि थर्मोडायनेमिक्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये दोबारा से क्यों? हाँ जी, चलिए। तो एक है पोर्शन सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स, फिर है थर्मोकेमिस्ट्री, इससे न्यूमेरिकल ये मान के चलिए 99% यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। हमें बस बीएससी सेकेंड ईयर सीसीएस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने जा रहे हैं, नहीं तो थर्मोडायनेमिक्स अपने में पूरा एक वाइड लेक्चर है। हम इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी ले जा सकते हैं, बट इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जितना सिलेबस है टाइमली से करके हम रिवीजन करें, उसी में हमारा बेनिफिट है, ठीक है जी। थर्मोडायनेमिक्स है हमारे पास, थर्मोकेमिस्ट्री हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास एक पोर्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हमने जनरली चर्चा भी करी थी आपके इनऑर्गेनिक में भी। तो जस्ट वही पोर्शन यहाँ पे भी दे रखा है, बस थोड़ा सा ज्यादा जो है आपके सेल कांस्टेंट वगैरह इन सब के बारे में चर्चा करनी है, तो उनको भी हम देखेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक दिया है वहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इसके अलावा एक टॉपिक और है जिसे हम कहेंगे फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपकी बुक में जो है टोटल 4 टॉपिक देखने को मिलते हैं। तो फेज इक्विलिब्रियम एक न्यू टॉपिक है जो आपने अब तक पहले की क्लासेस में नहीं पढ़ा है। पहले की क्लासेस का मतलब आप 11th 12th पढ़ के आए, उसमें आपने नहीं पढ़ा है। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली आप 11th क्लास में देखते हैं जनरली केमिस्ट्री में, ठीक। ऐसी थर्मोकेमिस्ट्री का थोड़ा बहुत पोर्शन वहाँ पे दिया होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप 12th क्लास में देख चुके हैं, बट फेज इक्विलिब्रियम बिल्कुल न्यू टॉपिक रहेगा आपके लिए। तो फेज इक्विलिब्रियम के बारे में भी चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री से ही मैं ऑब्वियस है टॉपिक की शुरुआत करूंगा। अगर बुक की बात करूं, बुक में टोटल अगर देखूं तो 5 चैप्टर्स दिए हुए हैं, जिसमें थर्मोडायनेमिक का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दिया है, थर्मोकेमिस्ट्री का अलग टॉपिक दिया है। तो चलिए, ये था इसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन। आई थिंक कुछ नेटवर्क क्वालिटी इशू, यस। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको मैं बार बार इससे अवगत करा रहा हूँ कि आपका जो है ये आपका सिलेबस है। सिलेबस आपको अपना पता होना चाहिए, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक में चर्चा करी, जैसे हम इनऑर्गेनिक में चर्चा करी, ऐसी हमने ऑब्वियस है फिजिकल में भी चर्चा कर रहे हैं सिलेबस की। तो सिलेबस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। हमें बेसिकली अगर मैं देखूं इसमें थोड़ा सा मैं टाइम आपका ले रहा हूँ, बट ऑब्वियस है सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि भैया आपको पढ़ना क्या 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 टॉपिक आपको तैयार करने हैं फॉर द 50 मार्क्स।
50 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या तैयार करना है। तो ये जो है 4 टॉपिक ही तैयार करने हैं, बट थोड़ा सा एलोबरेटिव सिलेबस है, पर इतना ज्यादा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा पढ़ना पड़े। सिलेबस ज्यादा कह सकता हूँ, बट इतना ज्यादा भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा पढ़ना पड़े। बहुत ही हर टॉपिक दिया है, बट बहुत ही छोटे छोटे वे में दिया है। तो जितना दिया है उसी को उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। बीएससी की तरह ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, इससे ज्यादा हम जाएंगे नहीं इसके आउट में। ठीक, तो 50 मार्क का आपका सिलेबस आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 50 मार्क्स का आपका पेपर पैटर्न बनेगा, जिसमें सिमिलरली मैं आपसे कह चुका हूँ ऑलरेडी कि जिसमें सेक्शन ए बनेगा, क्योंकि अब तक पेपर पैटर्न चेंज होने की कोई बात नहीं आई है। तो सेक्शन ए बनेगा, उसमें आप जानते हैं सेक्शन ए में आपके 1 से लेकर 10 क्वेश्चन होंगे। दैट मीन्स 1 से लेकर आपके 10 क्वेश्चन होंगे। ऐसे बी सेक्शन होगा, सेक्शन बी एलोबरेटिव टाइप होगा, तो उसमें 7.5 का आपको लिखना है। सेक्शन ए ओनली 2 मार्कर है और आंसर आपको देना है 30 से 35 वर्ड में, खो नहीं जाना आंसर में। ये पता चला आपके दिल का क्वेश्चन आ गया, रट के गए अच्छे से, और वही क्वेश्चन आ गया 7.5 का तैयार करके गए थे, और वही क्वेश्चन आ गया 2 मार्कर में, तो उसी में जाके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, आपको जो है अपना टाइम कंज्यूम करना है। 30 से 35 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने की कोशिश करनी है। कोई आंसर मैं मानता हूँ जो उसको बहुत ज्यादा एलोबरेट करने की जरूरत होती है, जिसको बहुत ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत होती है, तो उसमें आप वर्ड एक्सीड कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको आंसर ज्यादा लंबे वे में लिखना है। ठीक, फिर 7.5 मार्क्स में काफी बच्चे यही क्वेश्चन पूछते हैं, भैया कितना लिखना है। भाई जितने अच्छे से आप टीचर को समझा दो, आपको खुद लगे कि हाँ भाई 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन हो चुका है, उतने अच्छे से आपको वो लिखना है। बस इतनी सी कहानी मैं आपसे यहाँ पे। भाई ये ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहे। चलिए, तो ये था एक इंट्रोडक्शन कैसे आपको तैयारी करनी है। ऐसे आप जानते हैं बी, सी, डी और ई सेक्शन होते हैं, जो 7.5 मार्क्स के होते हैं, एलोबरेटिव डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कॉपी भरनी है। जितने अच्छे से आप आंसर को एक्सप्लेन कर सको उतना काफी है। बी में आपके 2 पार्ट होंगे, 2 में से एक आपको चूज करना होता है। इस तरीके से आपका टोटल जो पेपर पैटर्न है वो 50 मार्क्स का होता है। तो हमें इस 50 मार्कर के लिए पढ़ना है अब फिजिकल केमिस्ट्री। चलिए चैप्टर 1 डाल देता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स से शुरुआत करते हैं। तो पढ़ते हैं आज ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। देखिए काफी टीचर्स, काफी लोग जो हैं बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। बट मेरे को आपको थर्मोडायनेमिक्स इतना समझाना है कि आपका बस काम चल जाए, क्योंकि अगर मैं इसी का इंट्रोडक्शन दूंगा तो मे बी बहुत बहुत ज्यादा टाइम निकल जाए। ठीक है ना, तो इतना टाइम इस पे ना वेस्ट करके डायरेक्ट आता हूँ थर्मोडायनेमिक्स पे। तो जनरली आप अब तक थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हुए आए हैं जिस तरीके से, पहले उस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। थर्मो का मतलब आप जानते हैं जनरली, ऑब्वियस है, काफी जो बुक्स हैं उसमें भी लिखा रहता है कि थर्मो का मतलब है हीट। ठीक है जी, हीट लिखा रहता है वहां पे। और डायनामिक्स का मतलब आप सभी जानते हैं इन मोशन, गति में होना चाहिए। इन मोशन, मोशन में होना चाहिए, गति में होना चाहिए। हीट जो है आपकी मोशन में होनी चाहिए। काफी बुकों में जो है इसका जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन इस तरीके से दिया रहता है कि जो थर्म हीट है, ऑब्वियस है थर्म है, और हीट है वो डायनेमिक अगर मोशन में आ जाए तो इट इज द थर्मोडायनेमिक्स। बट मैं यहाँ पे कहूंगा आप इसको हीट ना मान के आप यहाँ पे कहिए कि जो ऊर्जा है, एनर्जी है वो है मोशन में। दैट मीन्स जो एनर्जी है वो है मोशन में, नॉट हीट। वाई हीट? क्योंकि आप स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो वहां पे बात सही नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि काफी जगह पे आप देखेंगे टेम्परेचर जो है वो डायनेमिक हो रहा है। ठीक है ना, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है केवल मैं यहाँ पे एनर्जी ही लेके नहीं चलूंगा। जैसे मैं काफी जगह पे लेके चलूंगा, कई जगह पे आप हीट दे रहे हैं तो कई जगह पे आप वर्क भी कर रहे होंगे, तो वर्क ऑब्वियस है, हीट की भी जो आप यूनिट देखते हैं वो कैलोरी होती है, और जो वर्क है उसकी यूनिट भी देखते हैं, या तो कैलोरी होती है, जूल होती है। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीट एंड द वर्क। तो अब ऑब्वियस है कि यहाँ पे आप केवल हीट की बात कर रहे हैं, बट थर्मोडायनेमिक्स में आप वर्क भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये डेफिनेशन बनती है ये नॉट एक्यूरेट, तो इसलिए मैं जनरली यहाँ पे क्या वर्ड लेके चलूंगा, ऊर्जा। डेट मीन्स मैं यहाँ पे बात करूंगा एनर्जी की। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी जो होगी वो होगी इन मोशन। वो जो एनर्जी है वो मोशन में होगी, गति में होगी। ठीक, तो जनरली एनर्जी जो है, अगर मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बस को जल्दी जल्दी से बांट के चल रहा हूँ, एनर्जी जो है, पहले मैंने कहा कि एनर्जी जो है वो मोशन में हो सकती है। एनर्जी जो है वो मोशन में हो सकती है, मतलब एनर्जी का मैं प्रवाह कराना चाह रहा हूँ, ऊर्जा का मैं प्रवाह कराना चाह रहा हूँ, तो डेट मीन्स उसको मैं गति में लाना चाह रहा हूँ। तो ऊर्जा को गति में लाने के लिए, उसका मोशन कराने के लिए, एनर्जी को भेजने के लिए मैं उसको 2 तरीके से एनर्जी को भेज सकता हूँ। या तो मैं वहां पे कुछ हीट दे दूं, कुछ ताप दे दूं, या मैं वहां पे कुछ वर्क कर दूं।
वर्क कर दूं, जनरली मैं हीट को यहाँ क्यू से लिखूंगा, नहीं तो एच एंथैल्पी होता है, ठीक है ना, मैं यहाँ से क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, नॉट एच। ठीक, तो या तो मैं हीट दे दूं, हीट मतलब उसका कुछ उसको उष्मा दे दूं, या फिर उसमें कुछ वर्क कर दूं। तो अगर मैं इन दोनों काम को करूंगा तो मैं देखूंगा जो आपका एनर्जी है, ऊर्जा है, वो जनरली मोशन में आ सकती है। डेट मीन्स कैसे, फॉर एग्जाम्पल हीट देके कैसे, तो आप सिंपल सी बात है, एक रॉड को गर्म करिए, जब आप रॉड को गर्म करते हैं तो क्या देखते हैं कि जैसे ही मैं उस रॉड को गर्म कर रहा हूँ तो हीट जो है एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। डेट मीन्स उस हीट को आपने जो अंदर पार्टिकल वाइब्रेट हुए, वाइब्रेट से आगे मोशन में, और हीट को एक एंड से दूसरे एंड पे जो है हीट को कैरी करा दिया गया है। ये बचपन में कुछ एक्सपेरिमेंट दिखते भी थे कि एक साइड में क्या करते थे कि मोमबत्ती लेते थे, उसको रॉड पे चिपका कर उस पे कीले चिपका देते थे, और दूसरी साइड से उसको हीट करना शुरू करते थे। तो हम देखते थे कुछ टाइम बाद जो है वो मोमबत्ती जो है पिघल जाती है और जो कीले हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ बचपन के एक्सपेरिमेंट होते थे जिसमें हम देखते थे कैसे जो हीट है वो कंडक्ट करती है इन मेटल्स। तो ऑब्वियस बात है वो कहीं ना कहीं हीट को आप जनरली मोशन में देख रहे हैं। सिमिलरली वर्क, वर्क को आप डिफरेंट तरीके से आप मोशन में देख सकते हो। जनरली आप देख रहे हो, आप वर्क करते हैं, मैकेनिकल वर्क है ना, भाई हाथ को हिला रहे हो, पैर को हिला रहे हो। इलेक्ट्रिकल वर्क, कि घर में आपने बिजली जलाई, पंखा जलाया, तो आपने वहां पे क्या करा, इलेक्ट्रिकल वर्क किया। ठीक, तो ये ऊर्जा के प्रकार हैं, एनर्जी के प्रकार हैं। या तो आप एनर्जी को मोशन में देख सकते हो, या फिर कई जगह पे एनर्जी को किसी स्टेट में देख सकते हो। स्टेट में देखने का मतलब क्या है कि एनर्जी किसी स्टेट में प्रवाह हो रही है। डेट मीन्स फॉर एग्जांपल, मैं पहले इसमें एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे आपका एंथैल्पी हो गया, जैसे आपका आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी हो गया। अभी स्टेट पे कैसे डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल आपने अपना मोबाइल 100% चार्ज किया, आपने अपना मोबाइल 100% चार्ज किया, तो आप क्या देखते हैं अपने मोबाइल में आप जो भी काम कर रहे हैं, कुछ एनर्जी जो है उस काम में वेस्ट हो जाती है, और कुछ आपका जो मोबाइल है वो हीट करने में वेस्ट हो जाती है। डेट मीन्स कुछ आपने वर्क कर दिया और कुछ आपने हीट कर दिया, तो उसमें ये जो है टोटल एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है। तो मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप जो वर्क जनरली स्टेट देख रहे हैं, स्टेट क्या होगा इसका, कि ये अपनी 100% स्टेट पे, डेट मीन्स ये अपनी 100% चार्जिंग पे है, पर उस 100% चार्जिंग को, स्टेट को आपने कर दिया हीट और वर्क में कन्वर्ट कर दिया। और जनरली कहीं ना कहीं मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ ऊष्मा गतिकी के, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की। ठीक है, इसको अभी खैर और अच्छे से पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स का। तो थर्मो का मतलब जनरली हीट है, हीट ना मानकर मैं उसको एनर्जी मानकर समझा रहा हूँ कि एनर्जी जो है वो मोशन में हो सकती है। अगर ऊर्जा मोशन में है तो उसको मोशन कराने के लिए, उसको ट्रांसफर कराने के लिए, अगर वर्ड यूज करूँ मैं, उसको मोशन कराने के लिए या फिर उसको ट्रांसफर कराने के लिए, उसको गति में लाने के लिए या फिर उसको ट्रांसफर कराने के लिए मुझे या तो हीट का जो मोड है वो या तो हीट का चूज करना पड़ेगा या फिर वर्क का मोड चूज करना पड़ेगा। बिकॉज हम जानते हैं ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज ए कैपेसिटी टू डू वर्क। ऊर्जा जो है वो कार्य करने की क्षमता है, इट इज ए कैपेसिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क। ठीक है जी, अब वो वर्क किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है ना, जैसे मैकेनिकल वर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया। ठीक, इसके अलावा आप देख रहे हैं कोई चीज को घुमा रहे हैं तो उसका वर्क जो है रोटेशन में लगा दिया। दुनिया भर के आप जो वर्क कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, वो भी जनरली क्या एक वर्क है। तो डिफरेंट टाइप के आप वर्क को वर्क में यूज कर सकते हैं उस एनर्जी को। अब इसके बाद कुछ और बातें समझ लेते हैं। ये तो था थर्मोडायनेमिक का एक जस्ट इंट्रोडक्शन। ठीक, अब देखो काफी जो टीचर हैं वो काफी ज्यादा चीजें इसके बारे में समझाते हैं, इतना समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमको ये समझना है थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, एनर्जी इन मोशन। ठीक है ना, ऊर्जा जो है वो मोशन में है, बस इतनी सी बात को ध्यान रखना, इससे ही आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। अब इसके बाद कुछ और बातें जान लेते हैं। जनरली हम सिलेबस पे ज्यादा स्टिक रहेंगे, नहीं तो अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने में खो गया तो मे बी बहुत ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो जाए, तो मैं इतना नहीं चाहता, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने काफी ज्यादा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था जिस वजह से सिलेबस जो है बहुत ज्यादा टाइम में कंप्लीट हुआ। तो इस बार कोशिश करेंगे कि सिलेबस को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। ठीक, तो अब है क्या, जनरली हमें थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा, या तो ऑब्वियस बात है मैं हीट को पढ़ूंगा या फिर वर्क को पढ़ूंगा या उसकी स्टेट में जो एनर्जीज हैं उनको पढ़ने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो देख लेते हैं कैसे इनको वन बाय वन पढ़ना है। इससे पहले, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको जस्ट थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने के लिए, मैंने जैसे हर चीज को पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आपका बेस सेट किया था, बेस सेट किया था, वही बेस मैं यहाँ भी सेट करना चाहूंगा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने के लिए। वो बेस में सेट करना चाहूंगा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने के लिए। वो बेस क्या होगा जरा ध्यान देते हैं। चलिए, तो बेसिक पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। आपको पढ़ाना चाहूंगा थर्मोडायनेमिक स्क्वायर के बारे में, थर्मोडायनेमिक वर्क के बारे में, या से हम मैक्स बॉर्न भी कहते हैं, मैक्स बॉर्न का स्क्वायर। मैक्स बॉर्न वो साइंटिस्ट जिसने इस स्क्वायर के बारे में डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया इसने, इसने कहा
कि जो मेरा ये स्क्वायर है इससे मैं थर्मोडायनेमिक्स के रिलेशंस को याद करने की कोशिश करता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में आपने देखा होगा, अगर आपने 11th में पढ़ी है थोड़ी बहुत भी थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें देखा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे जो है फॉर्मूलाज होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न स्क्वायर, मैक्स बॉर्न का जो स्क्वायर है इसके अकॉर्डिंग जो आपका ये थर्मोडायनेमिक के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, एस्पेक्ट्स हैं, इनको याद करने की मैं कोशिश कर सकता हूँ। कैसे, चलिए देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले ये स्क्वायर है, दैट मीन्स जैसे ऊपर लिखा है थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब आप सभी जानते हैं, ऑब्वियस बात है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें ऑब्वियस बात है इक्वल डिस्टेंस हो, ठीक है ना, इट इज अ स्क्वायर। अब स्क्वायर के कोने पे ये कुछ टर्म्स को रखने की कोशिश करता है। वो टर्म्स क्या क्या होती हैं? वो टर्म्स या तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हो सकते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल का मतलब ही है ऊर्जा, किसी की क्षमता। तो क्षमता को मैं किसकी टर्म में निकालूंगा? ऊर्जा की टर्म में निकालूंगा। तो मैं जनरली थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल ले सकता हूं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। और अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न स्क्वायर जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हैं उनको मैं इस स्क्वायर के कोने पे रख सकता हूं, स्क्वायर के कोने पे रखूंगा, सॉरी नॉट कॉर्नर, एजेस पे, सॉरी नॉट कॉर्नर, इट इज पुट इन एजेस। एज क्या होती है? भुजाएं। जनरली स्क्वायर में आपको क्या दिख रहा है? या तो ये कॉर्नर दिख रहे हैं, 4 कोने स्क्वायर पे, ये वाला कोना और ये वाला कोना, ठीक। या फिर क्या है, इस पे ये एजेस हैं, भुजाएं हैं। भुजाएं कौन सी होंगी? ऑब्वियस बात है आपको दिख रही है, ये एक भुजा होगी इसकी, ये दूसरी एज होगी, दूसरी भुजा हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई इसकी, और ये चौथी भुजा होगी। तो जनरली कॉर्नर है हमारे पास और एजेस है, तो इन कॉर्नर और एजेस का मैं यहाँ पे प्रयोग करूंगा। तो जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है उसको मैं स्क्वायर के एजेस पे रखूंगा, भुजाओं पे रखूंगा, मतलब इन जो रेड वाली है इन पोर्शंस पे मैं इनको रखूंगा। अब ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होते क्या है? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होते हैं कि थर्मोडायनेमिक में, ऊष्मा गति में एनर्जी को किस किस फॉर्म में लिखा जाता है। तो एनर्जी को जनरली एच जो कि एंथैल्पी होती है, यू उसकी इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा होती है, फिर उसके बाद जी उसकी गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, और ए उसकी फ्री एनर्जी हो गई, गिब्स एनर्जी हो गई और इसकी फ्री एनर्जी हो गई। मैं लिख देता हूँ टर्म्स को वन बाय वन। एच को एंथैल्पी कहते हैं, हिंदी माध्यम वालों के लिए एंथैल्पी वर्ड यूज करेंगे। यू जो है उसकी इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी कहेंगे इसे। जी जो है इसकी गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स एनर्जी कह सकता हूं जनरली। और ए जो है सिस्टम की फ्री एनर्जी कह सकता हूं, फ्री एनर्जी कह सकता हूं, ठीक है जी। तो ये आपके चार जो है थर्मोडायनेमिक के पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब इस थर्मोडायनेमिक की जो एनर्जीज हैं वो किस किस टर्म में निकाल सकता हूं। तो मैं एंथैल्पी की टर्म में निकाल सकता हूं, इंटरनल एनर्जी की टर्म में निकाल सकता हूं, गिब्स की टर्म में निकाल सकता हूं, फ्री एनर्जी की टर्म में निकाल सकता हूं। अब है क्या ये? ऑब्वियस है, अभी तो जस्ट मैं आपको पोटेंशियल के बारे में बता रहा हूं कि किस टर्म में निकाल सकता हूं। वन बाय वन इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी चैप्टर में आगे, बहुत ही इजी वे में। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, इसको कहां रखा जा रहा है? स्क्वायर के एजेस पे रखा जा रहा है। चलिए, इसके अलावा और क्या होते हैं? कुछ थर्मोडायनेमिक, भाई सिलेक्ट हो जा, चलिए नहीं हो रहा सिलेक्ट, चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ हमारे पास होते हैं थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स भी होते हैं, ठीक। तो देख लेते हैं जल्दी से थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं आपके एस जो कि एंट्रोपी होती है, पी आपका प्रेशर दाब होता है, वी आपका वॉल्यूम आयतन हो गया, और टी जो है टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एस क्या है? एंट्रोपी। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जो अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं। दैट मींस एक्स है, एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक। तो ऑब्वियस बात है ये वेरिएबल है, इनकी भी जो वैल्यूज है वो कुछ भी आ सकती है। दैट मींस दे चेंजेस देयर वैल्यू, अपनी वैल्यू के चेंज कर रहे होंगे। कैसे? अभी इन सबको डिफाइन करता हूं। जैसे मान के चलिए आप प्रेशर को ही ले लें, दाब को ही ले लें। आप जानते हैं प्रेशर जो है हमारे अर्थ पे जनरली जो हम पे लगना चाहिए वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना चाहिए। दैट मींस अगर मैं पारे को समुद्र के पास ले जाऊं तो मेरा जो पारा है वो 760
मिलीमीटर उठ जाना चाहिए, उस दाब से जो है 760 मिलीमीटर उठ जाना चाहिए। तो मैं ये कहां पे जाके देखूंगा, मैं जाके देखता हूँ सी लेवल पे, समुद्र के तट पे जाके, सी लेवल पे जाके देखता हूं। पर क्या मैं पहाड़ों पे जाऊं सेम यही प्रेशर लग रहा होगा? नहीं, प्रेशर क्या हो रहा होगा, खुद में चेंज हो रहा होगा। प्रेशर इज वेरिंग, सेम आयतन वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर मान लीजिए एक ब्रेड का टुकड़ा लिया है जो इतना बड़ा है, ऑब्वियस बात है मैं इसका वॉल्यूम जो है चेंज कर सकता हूं, इसको तोड़ तोड़ के पीसीस में। दैट मीन्स दीज आर वेरिएबल, इनको मैं चेंज कर सकता हूँ। सेम तापमान का, आप तापमान ही देख लो, सुबह उठ रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा ठंड है, दिन में जो है टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो रहा है। दैट मीन्स ये सब क्या है, वेरिएबल है। थर्मोडायनेमिक्स में इनको वेरिएबल कहा जाता है। दैट मीन्स इनमें चेंज करने पर एनर्जी में क्या चेंज आएगा, जनरली हम ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि भैया तापमान में चेंज कर दिया तो किसी की ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज करने पर किसी की ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम जनरली यहाँ पे देखते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, क्या होता है क्या होता, पहले तो ये बता दो व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज टेम्परेचर और व्हाट इज हीट। काफी लोग पूछते हैं इसके बीच में अंतर, तो मुझे भी बता दीजिए प्लीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। बोलो, क्या अंतर होता है तापमान और हीट के बीच में, मतलब ताप और तापमान के बीच में क्या अंतर भैया होता है? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। यस, व्हाट इज हीट, व्हाट इज हीट। ठीक है, वेरी गुड। टेम्परेचर जो है तापमान, मान निकाल रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है मीजर कर रहा हूँ कि कितना गर्म है कितना ठंडा है, तो ये तो मान हो गया ताप का। तो व्हाट इज ताप, व्हाट इज हीट, हीट क्या होती है? हीट उस सिस्टम की, अभी समझाया क्लास शुरू होने में कि एनर्जी जो है, हीट क्या है, ये क्यू है, ये क्यू है हीट, ताप उसका, और डब्ल्यू है यहाँ पे वर्क। तो हीट क्या है, उसका जो ताप है वो क्या है, ताप उस सिस्टम की एनर्जी है जो ऑब्वियस बात है पार्टिकल को मोशन में ला रही है। ताप उस सिस्टम की एनर्जी है जो उस पार्टिकल को मोशन में ला रही है। फिर मैं बोल सकता हूँ वो मोड है जिस मोड में ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। हीट क्या है, वो मोड है जिसमें ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वुड जलाया, वुड लकड़ी जलाई, लकड़ी जलाने पर मुझे ताप मिला, हीट मिली। फिर ऐसे ही सूरज की रोशनी आ रही है, सूरज की रोशनी आने पर मुझे क्या मिला, ताप मिला। अगर कोई मेरे हाथ पे किसी डंडे से मार रहा है तो मेरे हाथ को क्या मिला, ताप मिला। ऑब्वियस बात है दो हाथों को आपस में रगड़ रहा हूँ, रगड़ने से मुझे क्या मिला, ताप मिला। डेट मीन्स वो ऊर्जा ही है, बट उस ऊर्जा का मोड है कि इस मोड में जो ऊर्जा है आपकी ऑब्वियस बात है सिस्टम में ट्रांसफर हो रही है, तो वो क्या है आपका हीट है। ठीक, तो ध्यान देना व्हाट इज हीट, हीट क्या है, सिस्टम की जनरली एनर्जी कह सकता हूँ, एनर्जी का मोड कह सकता हूँ। तो ध्यान देना हमने क्या देखा, अभी हमने देखा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। दैट मींस ऊष्मा गतिकी में कुछ जो है हमारी एनर्जी की टर्म्स होती हैं, वो टर्म्स क्या क्या होती हैं जो हमें पढ़नी है, वो होती है आपकी एंथैल्पी H, इंटरनल एनर्जी U, आंतरिक ऊर्जा U, गिब्स ऊर्जा उसकी G, और इसकी जो फ्री ऊर्जा है, फ्री एनर्जी है वो है। ठीक, इसके अलावा कुछ हमारे थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल भी होते हैं, और वो वेरिएबल क्या होते हैं, आपका एस जो कि एंट्रोपी होता है, पी आपका प्रेशर, वी वॉल्यूम, टी इज द टेम्परेचर। ये है वेरिएबल जो वहां पे वेरी होते हैं, जिनकी वैल्यू में चेंज होता है। दैट मीन्स इनकी वैल्यू में चेंज करने पे हमें एनर्जी में चेंज दिखता है। दैट मीन्स प्रेशर कम ज्यादा करूंगा तो किस सिस्टम की एनर्जी कम ज्यादा हो सकती है, ऑब्वियस है टेम्परेचर कम ज्यादा करूंगा तो किस सिस्टम की एनर्जी कम ज्यादा हो सकती है। सिमिलरली फॉर द वॉल्यूम एंड द एंट्रोपी। दैट मीन्स ये क्या है, थर्मोडायनेमिक में, ऊष्मागतिकी में वेरिएबल्स हैं। तो अब मैक्स बॉर्न ने एक लॉ बनाया, एक रूल बनाया, जिसमें उसने कहा कि भाई ये जो थर्मोडायनेमिक्स के पोटेंशियल और वेरिएबल हैं, कैसे मैं इनको रख कर, इनको एक स्क्वायर में पुट कर कर कैसे थर्मोडायनेमिक के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलास को, एस्पेक्ट्स को याद कर सकता हूं। तो याद करने के लिए सिंपल है कि यहाँ पे जो एंट्रोपी है मैं उसको यहाँ पे पुट करूंगा, प्रेशर को यहाँ पे पुट करूंगा, वॉल्यूम को यहाँ पे पुट करूंगा, और टेम्परेचर को यहाँ पे पुट करूंगा। क्यों? क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं ये मुझे उस स्क्वायर के कॉर्नर पे पुट करने हैं। कहाँ पुट करने हैं, दीज आर पुटेड इन द कॉर्नर। ये कहाँ पे रखने हैं, मुझे कॉर्नर पे रखने हैं। ये कहाँ रखने हैं, दीज आर पुटेड इन द कॉर्नर। तो ये सभी जो है उस स्क्वायर के कॉर्नर पे मुझे पुट करने हैं। इसके अलावा जो आपके थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हैं उनको इस जो आपका स्क्वायर है इसके एजेस पे पुट करना है। यहाँ पे H जो है आपका एंथैल्पी है, U आपका इंटरनल एनर्जी है, सॉरी, यहाँ पे आप पहले G रखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ A फ्री एनर्जी, और फिर इसके बाद यहाँ पे इंटरनल एनर्जी। अब क्वेश्चन ये होता है कि इसको याद कैसे करा जाए, तो इसको याद करने का तरीका ये होता है, बुक है थर्मोडायनेमिक्स
फिजिक्स में वहां पे एक बुक है सत्य प्रकाश, तो उसमें जो स्क्वायर को याद करने का तरीका दिया है वो ऐसे दिया है कि सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, एस पी है तो सत्य प्रकाश, फिर वी से वेरी और टी से है टायर्ड, तो जेड की फॉर्म में इन वेरिएबल को रखा है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, तो सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। फिर इसके बाद आप उसको उसमें जो आगे लिखा है वो लिखा है हे गॉड ऑल यू, हे गॉड ऑल यू, ऑल यू। तो इस तरीके से जो है उसमें याद करने का मिमोनिक्स दिया हुआ है। कैसे याद करना है तो फिर से बता देता हूँ, स्क्वायर के कोने पे आपको रखना है ये वेरिएबल, वो कौन है, आपका एंट्रोपी है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। तो याद करने का तरीका है सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, तो जेड की फॉर्म में इसने यहाँ पे स्क्वायर में रखा है। फिर इसके बाद क्या रखा है, इन थर्मोडायनामिक पोटेंशियल को रखा है, वो कैसे रखा है, हे गॉड ऑल यू, दैट मींस सर्कल की फॉर्म में रखा है, हे गॉड ऑल यू, दैट मींस एक क्लॉकवाइज सर्कल की फॉर्म में रखा है। तो ध्यान रखना इनको ऐसे ही अरेंज करना पड़ेगा, अगर आपने कुछ भी चेंज कर दिया तो आपके फॉर्मूलाज गलत होना शुरू हो जाएंगे, आपको फॉर्मूलाज लर्न करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होगी और आपके जो फॉर्मूला होंगे वो गलत हो जाएंगे। जनरली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कहूँ आपको कुछ ही फॉर्मुलाज यहाँ पे पढ़ने हैं, हालांकि ये जो पोर्शन है जनरली लास्ट में ज्यादा यूज होगा, शुरू में तो आपको थर्मोडायनामिक्स की बेसिक्स ही आपको पढ़ाने पड़ेंगे, बट स्क्वायर इसलिए पढ़ा रहा हूँ काफी सारी चीजें जो है मेरी स्क्वायर से ही सॉल्व हो जाएंगी। बोलो पहले इतनी बात समझ में आई कैसे रखना है, वेरिएबल्स क्या है और पोटेंशियल क्या है, क्या ये सभी को समझ में आया? जल्दी से मुझे बताइए, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स क्या है, ये ऊर्जा के वो टर्म्स हैं, और थर्मोडायनामिक वेरिएबल क्या है जो जिनमें चेंज करने पे मुझे उन एनर्जीज में चेंज दिखता है। अब इसके बाद इसने स्क्वायर में दो ऐसे एरोज रिप्रेजेंट करे, वाई दीज एरो, इन एरो का मतलब भी समझाता हूं, तो इस तरीके से इसने दो एरोज यहाँ पे रिप्रेजेंट करे, ठीक। चलिए अब यहाँ पे इन फॉर्मुलाज को लगाकर हम यहाँ पे जो मैक्स बॉर्न है उसके अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मुलाज को याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कुछ फॉर्मुलाज को याद करते हैं, जैसे हम कहते हैं मैक्सवेल, देखो ये बॉन्ड मैक्स बॉन्ड का स्क्वायर है, पर यहाँ पे मैक्सवेल जो रिलेशन है वो मैक्सवेल द्वारा दिए गए थे, तो मैक्सवेल की जो थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, जिन्होंने फिजिक्स में पिछले साल पढ़ा होगा, तो मैक्सवेल की जो थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हैं उनको याद करना है, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स रिलेशनशिप, ठीक है जी, इन्हें हम याद करने की कोशिश करेंगे ऊपर दिए गए मैक्स बॉन्ड के स्क्वायर से, ठीक है जी। तो एक बार मैं स्क्वायर फिर से यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए, ये आपका मैक्स बॉन्ड का स्क्वायर है, ठीक। स्क्वायर के कोने पे क्या पुट करने, वेरिएबल, तो सत्य प्रकाश मैंने आपको याद करने का तरीका बताया, वेरी टायर्ड, हे गॉड ऑल यू, ठीक। अब देखो दो एरो बनाए थे, एक एरो ऐसे एस से टी की तरफ बनाया था और एक एरो मैंने ऐसे पी से वी की तरफ बनाया था। अब ये जो रिलेशनशिप है ये तो बाद में आएंगे, पर फिर भी मैं आपको सारी चीजें शुरू में इंट्रोडक्शन में पढ़ा देता हूँ, आप जब बाद में इसको चैप्टर को जो चैप्टर में टर्म्स बाद में आएंगी उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि मैंने मैक्सवेल का थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप यहाँ पे अप्लाई किया है, क्यों ये बता रहा हूँ इतना डेस्क्रिप्ट, सॉरी थोड़ा जनरली मैं कहूँ शॉर्ट में, वाई, क्योंकि ऑब्वियस बात है रिलेशनशिप तो यूज हो रही है, बट मैक्सवेल के थर्मोडायनामिक के जो आपके रिलेशनशिप के प्रूफ हैं ये आपके इस साल नहीं है, ये सब बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में थे, तो यहाँ पे आपको इसमें इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको क्या पढ़ना है कि मैक्सवेल के थर्मोडायनामिक रिलेशंस क्या होते हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब यहाँ पे कैसे ये रिलेशंस, क्या क्या रिलेशंस होते हैं, तो सबसे पहले मैं अगर रिलेशन लिखना चाहूँ या याद कराना चाहूँ आपको, तो आपको ऐसे याद करना है, डी एच बराबर ये होता है टीडीएस प्लस प्लस वीडीपी। तो पहला रिलेशन होता है ये, अगर आपने पढ़ा है पिछले साल फिजिक्स में तो कुछ कुछ आपको याद आ रहा होगा कि मैक्सवेल का जो फर्स्ट थर्मोडायनामिक रिलेशन है, टोटल कितने रिलेशन दिए थे इसने, 4, तो उसमें पहला रिलेशन जो है वो है डीएच बराबर टीडीएस प्लस वीडीपी। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम इस स्क्वायर से कैसे रिलेशनशिप को याद करेंगे, तो याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, सबसे पहले हमें देखना है एच को, जो ये पोटेंशियल है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक पोटेंशियल है, मैंने याद अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था एच क्या है, पोटेंशियल है, एस क्या है आपका, ऑब्वियस बात है थर्मोडायनामिक वेरिएबल है, टी क्या है, वेरिएबल है, सी वी क्या है, वेरिएबल है, पी क्या है, वेरिएबल है, दैट मींस ये जो मैक्सवेल का थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप है ये रिलेशन बताता है कि कैसे जो आपके थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है वो कैसे इंटरलिंक्ड है इन थर्मोडायनामिक वेरिएबल से, कैसे इन थर्मोडायनामिक वेरिएबल से वे इंटरलिंक्ड है। तो इंटरलिंक ये जो रिलेशनशिप है इसको याद करने के लिए आपको सिंपल सा मैक्स बॉन्ड का स्क्वायर पता होना चाहिए। अब इसको अप्लाई कैसे करना है या फिर इसको याद कैसे करना है इस स्क्वायर के द्वारा, तो सिंपल सी कहानी है, यहाँ पे एच है तो मैं एच को इक्वल का साइन बनाता हूँ। अब ये एच किसके बीच में आ रहा है, ये एच आ रहा है एस और पी के बीच में, तो बस मैं यहाँ पे एस लिख दूंगा, यहाँ पे मैं पी लिख दूंगा, ठीक। अब ऑब्वियस बात है यहाँ पे जो
आप देख रहे हैं स्क्वायर का जो ऑब्वियस बात है, मैक्सवेल थर्मोडायनामिक का जो रिलेशनशिप है, इसमें जो आप देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज द डी? डी इज द कंप्लीट डिफरेंशिएशन हियर। तो ऑब्वियस बात है यहाँ कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट डी बना देता हूँ, यहाँ भी कंप्लीट डी बना देता हूँ, और यहाँ भी मैं कंप्लीट डी बना देता हूँ। अब क्यों बनाया है कंप्लीट डी? तो ऑब्वियस बात है मैक्सवेल के थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप हैं, बट ये कैसे रिलेशनशिप है? कंप्लीट डिफरेंशिएशन वाले रिलेशनशिप है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन वाले रिलेशनशिप है। और बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कंप्लीट डिफरेंस। बाद में फिलहाल मैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन वाली टर्म्स को आपको बता देता हूँ जल्दी से। यहाँ मैं सी डी लिख देता हूँ, कंप्लीट डिफरेंशिएशन। ठीक, अब यहाँ से डेल एच बराबर मैंने देखा डीएस आ गया, डीपी आ गया, ऊपर वाली टर्म डीएस भी मिल गई। मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से, मैं आपको बता रहा हूँ कि डेल एच बराबर यहाँ टीडीएस है प्लस वीडीपी है, तो मेरे पास देखिए एच, एस और पी तीनों आ गए। अब इसके अलावा मुझे क्या चाहिए? टी और वी चाहिए। तो टी और वी को कैसे याद रखना है? देखो एस से एरो दूर जा रहा है, एक चीज याद करना, अगर किसी से एरो दूर जा रहा है, एरो एस से क्यों दूर जा रहा है? क्योंकि यहाँ एस वाली टर्म आ गई, तो मैं इसलिए एस के रेस्पेक्ट में देखूंगा कि उससे एरो दूर जा रहा है या उसके एरो पास आ रहा है। तो एस से एरो दूर जा रहा है, और एरो जब भी दूर जाएगा किसी पॉइंट से, मतलब ये स्क्वायर में अगर पॉइंट से एरो दूर जा रहा है तो साइन हमेशा प्लस का आएगा, साइन आएगा प्लस का। अब वो एरो जिसके पास जा रहा है उसको साथ में लिख देना, डेट मींस प्लस आएगा, और एरो किसके पास जा रहा है? टी के पास जा रहा है, तो इट इज द टीडीएस। सिमिलरली पी, पी से भी एरो दूर जा रहा है, एरो दूर जा रहा है तो साइन आएगा प्लस का। किस पे जा रहा है? वी पे जा रहा है, तो ये जाएगा वीडीपी। बोलो पैरेलल रिलेशन क्या सभी के समझ में आया? कैसे मैंने मैक्स बॉन्ड के स्क्वायर से थर्मोडायनामिक के, या फिर मैं बोलूं ये मैक्सवेल के थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप का पैरेलल रिलेशनशिप जो है लर्न करने की मैंने कोशिश करी। बोलिए क्या सभी के समझ में आया? बोलो जल्दी से फास्ट। जी भैया। चलिए अब दूसरा रिलेशनशिप याद करना है। मैंने बताया टोटल 4 रिलेशनशिप बनेंगे, क्यों? क्योंकि मेरे पास एनर्जी की, पोटेंशियल की 4 टर्म्स हैं। मैंने आपको बताया कैसे यहाँ पे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल जो है रिलेट कर रहे हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल से। तो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल मेरे पास कितने हैं? 4 हैं, एच, जी और ए और यू। तो ऑब्वियस बात है पहले मैंने एच वाला रिलेशनशिप तो निकाल लिया, एंथैल्पी वाला रिलेशनशिप यहाँ मैंने निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे जी को निकालना चाहूंगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जी? तो ऑब्वियस बात है मैं क्या करूंगा? जी लिख दूंगा एक तरफ, क्योंकि मुझे लिखना है एक तरफ पोटेंशियल, तो यहाँ आ जाएगा जी। अब इसमें वेरिएबल कौन कौन से आएंगे? जी किसके बीच में आ रहा है? पी और टी के बीच में आ रहा है, तो इट कम्स इन बिटवीन पी एंड टी। तो मेरे पास पहले ये टर्म तो आ गई कि मेरे पास थर्मोडायनामिक रिलेशन, आपके पोटेंशियल भी आ गया, थर्मोडायनामिक वेरिएबल भी आ गए। और फिर इसके बाद क्या करना होता है? मुझे कंप्लीट डिफरेंशिएशन लगाना होता है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये डी, और यहाँ भी लगा देता हूँ डी। फिर इसके बाद क्या करना है? इसके बाद देखना है एरो। तो पी से देखो एरो दूर जा रहा है, पी से एरो दूर जा रहा है, एरो दूर जा रहा है तो साइन कैसा आएगा? प्लस का। एरो किस पे जा रहा है? वी पे जा रहा है, तो वी भी यहाँ मैं लिख दूंगा वीडीपी। फिर यहाँ आएगा साइन माइनस का वाई, क्योंकि देखो टी, टी एरो टी पे पास आ रहा है। अच्छा अब किसी पॉइंट के पास, पॉइंट के पास एरो आ रहा होगा तो साइन मुझे लगाना है माइनस का। एरो किसी पॉइंट से दूर जा रहा होगा, डेट मींस टी है, टी पे देखो, टी यहाँ पॉइंट हो गया मेरा, टी पे जो है एरो पास आ रहा है, पास आएगा साइन आएगा माइनस का, तो माइनस आ रहा है, और किससे आ रहा है? एस से आ रहा है, तो बस यहाँ लगा दूंगा एस डी टी। डेट मींस सेकंड रिलेशन रेज डेल जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। बोलिए क्या इसको निकाल लेंगे? बोलिए भाई क्या सभी इसको निकाल लेंगे? जी भैया। जी भैया। थर्ड रिलेशनशिप देखिए जल्दी से फास्ट। थर्ड कैसे याद करना है? थर्ड याद करने के लिए चलिए, थर्ड याद करने के लिए ए किसके बीच में आ रहा है? जल्दी से बताइए। ए आ रहा है वी और टी के बीच में, तो यहाँ लिख दूंगा वी, इसके वेरिएबल हो गए वी और टी, ए होगी इसकी एनर्जी टर्म, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल हो गया। फिर क्या लगाऊंगा? कंप्लीट डिफरेंशिएशन लगाऊंगा। व्हाई? बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है कंप्लीट डिफरेंशिएशन वाले हैं। इसके बाद देखिए वी पे एरो पास आ रहा है, देखो ये है वी, क्योंकि वी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वी पे एरो पास आ रहा है, पास आ रहा है साइन आएगा माइनस का, किससे पास आ रहा है? पी की तरफ से आ रहा है, तो माइनस का पीडीवी। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है? दूसरा टी है, टी से भी एरो पास आ रहा है, उसकी तरफ आ रहा है, जब एरो पास आएगा तो साइन आएगा माइनस का, और किससे आ रहा है? एस से आ रहा है, तो एस डी टी। तो इट इज द थर्ड रिलेशनशिप। ये क्या है? थर्ड रिलेशनशिप है मैक्सवेल का। ये स्क्वायर है मैक्स बॉन्ड का, मैक्स बॉन्ड ने स्क्वायर दिया है, बट ये रिलेशनशिप किसके द्वारा दिए गए? मैक्सवेल के। दैट मींस मैक्स बॉन्ड कहता है टेंशन मत लो, मैं आपको मैक्सवेल के थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप, जिनको याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, उनको इजी तरीके से आपको याद करा सकता हूं। ठीक, इसके बाद बचता है लास्ट टर्म जो है आपका यू। यू किसके बीच में आ रहा है? यू आ रहा है एस और वी के बीच में, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एस और यहाँ लिख दूंगा वी। तो डेट मीन्स यहाँ से कंप्लीट डिफरेंशिएशन लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा डी यू, ये हो जाएगा डी एस और ये हो जाएगा डी वी। ठीक, अब एस से एरो दूर जा रहा है, देखो एस है तो एस से एरो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है साइन प्लस का, जा किस पे रहा है? टी पे जा रहा है, तो इट इज द टी डी एस। सिमिलरली
वी पे एरो पास आ रहा है, साइन आएगा माइनस का, किससे आ रहा है, पी से आ रहा है, तो माइनस पी डीवी। तो ये हो गए आपके मैक्सवेल के 4 थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप, जिनको मैं बाद में यूज करूंगा। बट बाद में यूज करूंगा तो अभी क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत यहीं से करते हुए चल रहा हूँ। अभी बहुत सारी टर्म है जो मुझे इससे ही जो एप्लीकेशंस बनेंगी उनको याद करने की जरूरत पड़ेगी, तो यहीं पे ही इससे मैं शुरुआत कर रहा हूँ। बोलिए, क्या मैक्सवेल के 4 थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप आपको आए? तो आपको डायरेक्टली भी याद होना चाहिए कि डेल एच बराबर टी डी एस प्लस के वीडीपी, डेल जी बराबर वीडीपी माइनस एस डी टी, डेल ए बराबर माइनस पीडीवी माइनस एस डी टी, डेल यू बराबर टी डी एस माइनस पीडीवी। तो आपको ये याद होने चाहिए ऑरली भी। बट अगर याद ना आए तो याद करने के लिए मैक्स बॉर्न का स्क्वायर आपको समझा दिया है। कैसे याद करना है, कॉर्नर पे रखने हैं आपको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, जो कि एस पी वी टी सत्य प्रकाश वही टाइप करके आप याद कर सकते हैं। इसके बाद जो उसके एजिस हैं, भुजाएं हैं, उन भुजाओं पे मुझे रखने थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो है एच जी ए यू, क्लॉकवाइज में याद रखना है, हे गॉड ऑल यू। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। फिर हमने यहां से याद करने की कोशिश करी मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप, कौन से वाले, जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन वाले उसके रिलेशनशिप हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में ये चारों रिलेशनशिप का डेरिवेशन आपको दिया गया था और जनरली एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है। बट यहाँ पे ये रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा बहुत डिफाइन किया गया है, बल्कि इनका जो प्रूफ है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, और पूछा भी जाएगा कोई बात नहीं, मैं आपको ये करा दूंगा फिर भी, ठीक। तो क्योंकि बुक में कहीं कहीं कुछ बुक जो है जैसे कृष्णा पब्लिकेशन वगैरह है, उसमें इसका प्रूफ दे रखा है। जो आप ग्रुप 2 खेरा वाली बुक लेंगे तो उसमें इसका प्रूफ नहीं दे रखा है, तो देख लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका प्रूफ भी जल्दी से देख लेंगे। तो सबसे पहला रिलेशन आपको याद होना चाहिए, डेल एच बराबर टीडीएस प्लस के वीडीपी। दूसरा रिलेशनशिप है डेल जी बराबर वीडीपी माइनस एसडीटी। तीसरा है डी ए बराबर माइनस के पीडीवी माइनस के एसडीटी। और चौथा है डी यू बराबर टीडीएस माइनस पीडीवी। अच्छा, एक चीज याद रखना कि इन चार का है तो यहाँ भी टीडीएस पे साइन प्लस का है। क्यों? क्योंकि हमने रूल सिमेट्रिकल लगाया, मतलब सेम ही रूल सब पे लगाया। ऐसे देखो, वीडीपी प्लस का है तो वीडीपी यहाँ भी प्लस का है, माइनस एसडीटी है तो यहाँ भी माइनस एसडीटी है, माइनस पीडीवी है तो यहाँ भी माइनस पीडीवी है। तो याद रखना हर चीज सेम ही आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही है तो डेट मीन्स आपने स्क्वायर को ढंग से नहीं पढ़ा है। ठीक है जी। तो ये है मैक्सवेल के 4 जो है रिलेशनशिप, किसकी फॉर्म में, कंप्लीट डिफरेंशियल की फॉर्म में, जो रिलेशन बता रहा है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में। बोलिए, क्या इतनी बात सभी के क्लियर हुई? जल्दी से मुझे बता दीजिए, फास्ट बोलो जी जल्दी भैया, से। जी भैया। चलिए, वेरी गुड। अब इसके बाद कुछ और चीजें देख लेते हैं। होता क्या है जनरली पिछले साल आपने पढ़ी होगी ये बातें। देखो, हमारे पास कुछ यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में अगर मैं लेके चलूं, कुछ चीजें हमारी कांस्टेंट होती हैं, कुछ चीजें हमारी कांस्टेंट होती हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं आइसोथर्मल। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसोथर्मल सुने होंगे आपने वर्ड, ऐसे ही सुना होगा। आइसोबैरिक क्या होता है इनका मतलब, जल्दी से बताइए। आइसोबैरिक, सेम प्रेशर, आइसोबैरिक सेम प्रेशर हो गया। आइसोथर्मल सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर। ऐसी आइसोकोरिक, आइसोकोरिक पढ़ा होगा, बताइए, जी भैया। बोलो। आइसोएंट्रोपिक क्या होता है, आइसोकोरिक, आइसोएंट्रोपिक। और पढ़ी होंगी एडियाबैटिक, एडियाबैटिक पढ़ा होगा आपने। क्या होती है टर्म्स, देखो आइसो, आइसो का मतलब जहां भी होता है उसका मतलब होता है सेम। सेम कैसे, मान लीजिए यहाँ साइड में बता देता हूँ। आपके पास ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, दो अलग अलग स्टेट हैं। मान लो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। अगर टेम्परेचर अलग अलग हो जाएंगे तो आप इसका टेम्परेचर चेंज जो आप निकालेंगे, जो आप उसका टेम्परेचर चेंज निकालेंगे, वो आ जाएगा कितना, T2 माइनस T1। हम फाइनल में से इनिशियल वाले को माइनस कर देते हैं। ये जनरली आप जानते हैं, डेल का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। कब? जब ये टेम्परेचर अलग अलग है। लेट अस से मैं एक केस लेके चलूं जहां पे टेम्परेचर T1 बराबर आ जाए टेम्परेचर T2 के, टेम्परेचर T1 बराबर आ जाए T2 के। डेट मींस यहां से मैं डेल टी जो निकालना चाहूंगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वाई? बिकॉज इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर बराबर है। इनिशियल ताप और फाइनल ताप क्या है, बराबर है, टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर सेम है तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर चेंज कितना हो जाएगा, 0। तो ऐसा टेम्परेचर, मतलब ऐसा सिस्टम जहां पे स्टेट चेंज होने के बाद भी टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए, आइसो रहे, आइसो का मतलब सेम रहे, तो हम कहते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या है कि टेम्परेचर थ्रू आउट द सिस्टम इज कांस्टेंट, मतलब T1 बराबर T2 है। दैट मींस टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है, तापमान उसका स्थिरांक है। इसके बाद ऐसी आइसोबैरिक है, बार का मतलब उसका प्रेशर चेंज होना चाहिए, सॉरी पी, ठीक। बार जनरली प्रेशर की यूनिट होती है, उसका प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसी आइसोकोरिक, उसका जो है वॉल्यूम ये कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। ऐसे ही आइसोएंट्रोपिक, उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक।
ऐसे ही एडियाबैटिक होती है जब हीट कांस्टेंट होती है सिस्टम की, हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करना है, ताप उसका, ठीक, या ऊष्मा बोलूं, नॉट ताप, ऊष्मा, सॉरी, ऊष्मा, ठीक। और इसके अलावा एडियाबैटिक के अलावा हम देखेंगे आइसोएंथैल्पिक, जैसे जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट इज आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। तो उसमें जो एंथैल्पी है, ठीक है जी, एंथैल्पी वो उसकी कांस्टेंट हो जाएगी, दैट मींस उसका एच जो है एंथैल्पी वो उसकी कांस्टेंट हो जाएगी, उसकी एंथैल्पी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ध्यान देना ये सब टर्म्स को। अब होता क्या है, अगर ये कांस्टेंट कोई टर्म है, आप जानते हैं कोई टर्म अगर कांस्टेंट होती है और उस कांस्टेंट टर्म का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, तो आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, मैथमेटिक्स आपने इतना पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो याद कर लीजिए, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होगा। तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। याद इसलिए कर लीजिए क्योंकि जिन पास मैथ नहीं है तो उनको इतना कोई इसमें पढ़ना भी नहीं है, और बेसिक बस जो टर्म्स है आप उनको याद रख सकते हो। ऐसी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम का भी डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। दैट मींस ये सभी कांस्टेंट हैं, तो इनका अगर यदि मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो ऐसे ही ds बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, वैल्यू आप यहाँ पे रखते रहिए, आगे सो ऑन एंड सो ऑन कर दीजिए, ठीक। तो ये सारी वो जो प्रोसेस है जिसमें आइसोथर्मल, दैट मींस टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो, टेम्परेचर थ्रू आउट द स्टेट चेंज इज कांस्टेंट। ऐसे आइसोबैरिक में अगर आप स्टेट चेंज भी कर रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आइसोकोरिक में स्टेट चेंज भी कर रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, आइसोएंट्रोपिक में अगर आप स्टेट चेंज भी कर रहे हैं, ए स्टेट से बी स्टेट में जा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है वहां एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। एडियाबैटिक में सेम कांस्टेंट रहेगा, आइसोएंथैल्पिक में सेम एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। इतनी बात यदि आपको पता है तो उसके बाद बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं कुछ मैथमेटिक्स के और डायनेमिक्स को समझने के लिए, जो जनरली हमें थर्मोडायनेमिक्स में यूज करनी है, उनको हम समझ लेते हैं, ठीक। और क्या पढ़ना है, देखो होता क्या है, यदि किसी कंप्लीट डिफरेंशिएशन में, अगर कोई आपके पास कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, सीडी लिख रहा हूं, कंप्लीट डिफरेंशिएशन, अगर कंप्लीट डिफरेंशिएशन में यदि मैं किसी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दूं, देखो बहुत ही सिंपल सी कहानी है, इतना समझ लेना, इतना समझाने के लिए काफी बातें, बाकी आपने जो बातें हैं मैथमेटिक्स में पढ़ी हैं जिन पे नहीं है, बस वो इतनी बातों को समझ लेना कि अगर मैं किसी कंप्लीट डिफरेंशिएशन में किसी स्थिरांक को, कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दूं, तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेंज होता है। पीडी इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन, वर्ड्स बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड सेशन आप जब देखेंगे आप इन वर्ड्स को सुन लेना एक बार। कंप्लीट डिफरेंशिएशन है सीडी, पार्शियल डिफरेंशिएशन है यहाँ पे पीडी। तो दैट मींस कंप्लीट डिफरेंशिएशन में जैसे ही आपने किसी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करा तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन चेंज हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में विद रेस्पेक्ट टू द कांस्टेंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू कांस्टेंट, उस कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में, उस स्थिरांक के रेस्पेक्ट में। कैसे हो जाएगा जरा समझिए। आप मैक्सवेल का पहला थर्मोडायनामिक रिलेशन क्या था, डीएच बराबर था टीडीएस प्लस वीडीपी, ये आपका था मैक्सवेल का फर्स्ट थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप जो आपको मैंने बताया था, ठीक। अब मैं क्या कहूं, इस थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप में जो मैक्सवेल का प्रथम थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप है, इसमें यदि मैं आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कर दूं, क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसमें आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस लगा रहा हूं, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस लगा रहा हूं। आइसो का मतलब होता है सेम, जो उसकी एंट्रोपी है वो सेम रहेगी थ्रू आउट द सिस्टम, किसी भी स्टेट में मैं जा रहा हूं उसकी एंट्रोपी हमेशा सेम रहेगी। तो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस में ले रहा हूं, आइसोएंट्रोपिक का मतलब क्या हो गया, उसकी जो एंट्रोपी है एस जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। अब आपको पता है यदि उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट होगी तो अगर मैं उस एंट्रोपी का ऑब्वियस बात है डिफरेंशिएशन करूंगा तो आपको पता है ये ds बराबर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मींस दिस ds इक्वल टू 0, यहाँ पे एंट्रोपी कितनी होगी, 0 हो गई। इतनी बात मैं समझता हूँ। इससे पहले अब कुछ और बातें जो मैंने ऊपर पढ़ाई इसको समझ लेते हैं, इसे रूल 1 मान लेता हूं, इस रूल 1 को समझ लेते हैं। क्या कह रहा हूं कि अगर मैं किसी कंप्लीट डिफरेंशिएशन में किसी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दूं, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आइसोएंट्रोपिक, दैट मींस मैंने एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया। कौन सा कांस्टेंट है, आपका एस है, एंट्रोपी है। तो मैंने क्या कहा, किसी कंप्लीट डिफरेंशिएशन टर्म में जो कि आपको यहाँ दिख रही है, इसमें किसी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दूं जो कि मैंने एस को कांस्टेंट मान लिया, तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन जो है वो पार्शियल में कन्वर्ट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट, कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में कंप्लीट डिफरेंशिएशन जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाता है। तो कैसे होगा, मैंने एस का इंट्रोड्यूस करा यहाँ पे, तो एस जो है ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन था, ये कन्वर्ट हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में। तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन को थोड़े मोड़े हुए डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान देना, इट इज द साइन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के डी एच, और ऑब्वियस बात है वो कांस्टेंट क्या यहाँ पे एस है, तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू, तो यहाँ से टी
और अब आप सभी जानते हैं ds जो है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो यहाँ पे ऑब्वियस बात है डिफरेंशिएशन करूंगा कितना हो जाएगा 0, तो दैट मींस यहाँ पे ds जो है वो 0 पुट कर दूंगा, दैट मींस t इंटू 0 प्लस v, और यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन था, कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करा तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल में विद रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब है कि जो कांस्टेंट है उसके बेस में लिख देंगे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट, दैट मींस जैसे ही मैंने इस कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करा कंप्लीट डिफरेंशिएशन पार्शियल में कन्वर्ट हो गया, सिंपल सी कहानी हो जाएगी। अब इस रूल को आगे तक याद रखना है, काफी जगह पे हम इस रूल को अप्लाई भी करेंगे। तो दैट मींस यहाँ से मेरा जो DH है, DH ऑफ S अपॉन में DP ऑफ S, या फिर मैं इसको पूरे का S लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों के ही बेस में S है, इक्वल टू टी के सॉरी V के आ गया, वॉल्यूम क्या आ गया। दैट मींस मैं वॉल्यूम को एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूं कि वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द डिफरेंशिएशन ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू P एट कांस्टेंट S। दैट मींस मैं जो आयतन है उसको एक और तरीके से परिभाषित कर सकता हूं कि किसी का जो आयतन है वो होता है एंट्रोपी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू P एट कांस्टेंट S। जब मैं S को कांस्टेंट रख रहा हूं तो एंथैल्पी बट्टे में प्रेशर का जो रेशियो होगा उसको भी मैं वॉल्यूम कह सकता हूं, उसको भी मैं आयतन कह सकता हूं। दैट मींस मैं यहाँ से वॉल्यूम का एक और डेफिनेशन रख सकता हूं। सिमिलरली इसी मैक्सवेल की इक्वेशन में मैं आपसे कहूं कि मैं इस प्रोसेस को आइसोबैरिक कर दूं। अब एक बार मैंने आइसो एंट्रोपिक रखा है, अब मैं एक बार आइसोबैरिक रख रहा हूँ। आइसोबैरिक का मतलब आप सभी समझ गए होंगे, मैं उसका प्रेशर, उसका जो दाब है वे कांस्टेंट करने जा रहा हूँ, प्रेशर कांस्टेंट करने जा रहा हूँ। आप सभी को पता है यदि मैं प्रेशर को कांस्टेंट करूंगा तो ऑब्वियस बात है उसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो वो आ जाएगा 0, दैट मींस dp इज 0 है। तो बस अब इस पूरी रिलेशन में मैं एक डिफरेंट जो है आपका, मैं इसको फिर से यहाँ पे इक्वेशन को मान के चल रहा हूँ और इस इक्वेशन में आपकी मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख रहा हूँ। और आपको पता है जब मैं किसी कंप्लीट डिफरेंशिएशन टर्म में किसी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करता हूँ तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन बिकम्स पार्शियल, सो दैट मींस दिस इक्वेशन बिकम del H एट कांस्टेंट P, फिर यहाँ से देखिए T ऑफ ds, तो यहाँ पे कंप्लीट डिफरेंशिएशन बिकम पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पे P प्लस यहाँ पे देखिए V dP, तो आप जानते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ dP कितना हो जाएगा 0, दैट मींस हो जाएगा V इंटू 0। तो दैट मींस यहाँ से मेरा टेम्परेचर जो निकल के आएगा T निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा, T बिकम्स del H ओवर del S एट कांस्टेंट P। दैट मींस मैं तापमान को, टेम्परेचर को एक और टर्म में डिफाइन कर सकता हूं, वो क्या कि टेम्परेचर जो है वो चेंज इन एंथैल्पी पर यूनिट चेंज इन चेंज इन एंथैल्पी पर यूनिट चेंज इन एंट्रोपी है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब इस बात है तापमान को मैं यहाँ पे एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। बोलिए क्या इतनी बात समझ में आई, बोलिए भाई क्या इतनी बात समझ में आई, एक और बार समझा देता हूँ। मैक्सवेल का जो सेकंड रिलेशनशिप है वो क्या है, डेल जी बराबर आपको याद हो जाना चाहिए आपकी वी डी पी माइनस एस डी टी, ये है इसका सेकंड रिलेशनशिप। आप चाहे मैक्स बॉर्न से निकाल के देखिए या आपको डायरेक्टली भी लर्न होना चाहिए वैसे तो ये इसका सेकंड रिलेशनशिप। अब देखिए इसमें मैं क्या क्या चीज कांस्टेंट ले सकता हूँ खुद ही बताइए, या तो मैं यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट मान सकता हूँ, यहाँ पे मैं टेम्परेचर कांस्टेंट मान सकता हूँ। दैट मींस एक बार आप आइसो इसको बैरिक मान लीजिए, आइसोबैरिक मानते ही मैं आप फिर आइसोबैरिक का एग्जांपल तो ले चुका हूँ, उसको आप घर से निकालिएगा, HW है आपका। मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ आइसो थर्मल, व्हाट इज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल इज टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है इसका तापमान जो है वो उसका स्थिर होना चाहिए, दैट मींस कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका चेंज इन टेम्परेचर, दैट मींस इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मींस मैं जैसे इंट्रोड्यूस करूंगा तो दिस डेल जी एट टी इक्वल टू V ऑफ डेल P एट कांस्टेंट T। अब आप जानते हैं S dt कितना हो जाएगा यहाँ से 0, तो दैट मींस वॉल्यूम जो है यहाँ से वो कितना आ जाएगा, डेल G अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T। तो दैट मींस वॉल्यूम को मैं एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। और देखिए अभी मैंने जो ऊपर निकाला ये भी वॉल्यूम का टर्म है, ये भी वॉल्यूम का टर्म है, तो मैं यहाँ से एक रिलेशनशिप मान के चल सकता हूँ, क्या मान के चल सकता हूँ कि डेल H ओवर में डेल P एट कांस्टेंट S इक्वल टू हो सकता है किसके, डेल जी ओवर में डेल P एट कांस्टेंट T।
अब अगर आप फिजिक्स में होते तो फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में इस तरीके के बहुत सारे रिलेशनशिप आप लोगों से निकलवाए हुए हैं फिजिक्स में, बट केमिस्ट्री में इनका थोड़ा बहुत यूज है जो कि हम देखेंगे आगे की क्लासेस में। बट शुरू में ही आपको सब समझा रहा हूं कि कैसे ये टर्म्स हमको पढ़नी है, कैसे बुक में जो टर्म्स हैं ये कैसे डायरेक्टली बुक में क्या लिखा रहेगा, एज वी नो डैट, जैसे हम जानते हैं डायरेक्टली रिलेशनशिप को मान के चलेगा। पर आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि रिलेशनशिप कहां से आया, तो ऑब्वियस बात है वो रिलेशनशिप यहीं से निकल के आए। आपने मैक्सवेल के जो रिलेशनशिप उसको याद करा, आपने क्या देखा कि कंप्लीट डिफरेंशिएशन वो रिलेशनशिप है। कंप्लीट डिफरेंशिएशन रिलेशनशिप को जैसे मैं ऑब्वियस बात है कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करूंगा तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होते ही कंप्लीट डिफरेंशिएशन वाली टर्म कन्वर्ट हो जाएगी पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली टर्म में। क्या इतनी बात सभी के क्लियर है? बाकी सब HW निकाल के देखना क्या क्या ये टर्म बनेगी, कौन कौन सी टर्म यहाँ पे इक्वल होंगी। ऐसे यहाँ पे सभी के ऐसे ही कुछ कुछ रिलेशन बन रहे होंगे, जैसे वॉल्यूम की 2 रिलेशनशिप निकले, ऐसे टेम्परेचर के भी 2 निकलेंगे, प्रेशर के भी 2 निकलेंगे और एंट्रोपी के भी 2 ही निकलेंगे। बोलिए भाई क्या इतना कर सकते हैं? बाकी कुछ नेटवर्क फ्लक्चुएशन ज्यादा है, आज की क्लास को इतना ही बताइए। पहले इतना बताइए क्या सभी के लिए इतना क्लियर है? कुछ डाउट्स हैं तो बताइए। कौन कौन महान व्यक्ति हैं क्लास में? बताइए भाई, कोई डाउट्स है तो प्लीज पूछिए, बोलो भाई जल्दी। डाउट्स है किसी को कुछ? नहीं भैया। चलिए एक लास्ट और छोटा सा इसका हम रिलेशनशिप यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले ये तो हो गए मैक्सवेल के ऑब्वियस बात है कंप्लीट डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूला जो हमने याद करे। अब ऐसे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली टर्म में याद किए जाते हैं। ऊपर वाली चीज अलग है, वो हमने मैक्सवेल के ही फॉर्मूले को कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करके इन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके अलावा हम क्या पढ़ रहे हैं कि मैक्सवेल जो आपने मैक्स बॉन्ड का स्क्वायर देखा है, इससे कुछ पार्शियल फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं जो कि मैक्सवेल के द्वारा दिए गए थे। तो हमने मैक्स बॉन्ड का स्क्वायर क्या पढ़ा था? सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। फिर से एक बार बना देता हूं ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। फिर इसके बाद क्या है? हे गॉड ऑल यू, हे गॉड ऑल यू। ठीक है जी। अब इसके बाद पार्शियल रिलेशनशिप कैसे याद करने हैं, तो इट इज वेरी सिंपल टू लर्न। हमें बस केवल पार्शियल वाले में याद रखना है कि जब यहाँ पे पार्शियल वाले फॉर्मूले हैं उसमें केवल इसने जो है इसकी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल वाली टर्म लिया, दैट मींस इन कॉर्नर वाली टर्म को ही लिया है। मैं आपको सॉरी वेरिएबल वाली टर्म को लिया, दैट मींस इन कॉर्नर वाली टर्म को ही लिया है, ध्यान देना। अब इसके बाद देखिए कैसे इन रिलेशनशिप को याद करना है। तो याद करने के लिए कौन से रिलेशनशिप याद कर रहे हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली टर्म को याद कर रहे हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली टर्म को कैसे याद करेंगे उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस याद ऐसे रखना है कि यहाँ मैं S से चला P की तरफ, तो जिसकी तरफ चलूंगा उसको रेशियो में लिख दूंगा S/P। तो देखो बस पैरेलल चलना है। मैं अगर यहाँ S से P की तरफ चल रहा हूँ तो नीचे भी मुझे इससे इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं S से चला P की तरफ तो यहाँ से V से मुझे चलना पड़ेगा T की तरफ। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू V/T। ध्यान देना। अब मैंने क्या बोला, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूलाज हैं, तो ऑब्वियस बात है डिफरेंशिएशन कैसे लगाना पड़ेगा? पार्शियल। ये सब रिलेशनशिप यूज होंगे आपके आगे, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। बस आपको ये फॉर्मूलाज टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कहाँ से आ रही हैं। नहीं भी पता तो आप मैक्स बॉन्ड का स्क्वायर याद कीजिए, उससे ध्यान दीजिए कैसे मैंने आपको ये टर्म्स याद करना सिखाया है। अब देखो एस से एरो दूर जा रहा है, एस से एरो दूर जा रहा है तो उसके पीछे साइन क्या लगेगा? प्लस का। क्यों? हमें बस यहाँ रेशियो में ऊपर वाली टर्म को देखना है और उसके रेस्पेक्ट में एरो को डिफाइन करना है। तो एस से एरो देखो दूर गया तो साइन आएगा प्लस का। बस वहां पे जो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, ऑब्वियस बात है S/P। तो यहाँ पे जो किसकी तरफ जा रहा है, टी की तरफ जा रहा है, तो उस टी को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे V ऊपर है, V पे एरो पास आ रहा है, आपको पता है एरो पास आएगा, साइन आएगा माइनस का, और किससे आ रहा है? P से आ रहा है, तो उस P को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। दैट मीन्स del S by del P at constant T इक्वल टू माइनस का del V by del T at constant P। अब कोई अगर DU एंट्रेंस IIT जैम का एग्जाम देगा तो वहां पे डायरेक्टली इन रिलेशनशिप को वहां पे दिया रहता है, कहता है इनमें से कौन सा जो रिलेशनशिप है वो सही है गलत है, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक, इसके बाद दूसरा रिलेशनशिप याद रखना है। तो अब देखो मैं P से चल रहा हूँ S की तरफ, तो मुझे यहाँ T से चलना पड़ेगा V की तरफ। तो ध्यान रखना जिस तरफ चल रहा हूँ एरो की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। तो P से चल रहा हूँ S की तरफ, सो दिस रेशियो इज P/S इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज द T/V, इट इज द T/V। तो ऑब्वियस बात है रिलेशनशिप यहाँ पे क्या आ जाएगा? पार्शियल आ जाएगा, यहाँ भी पार्शियल आ जाएगा। P से देखो एरो दूर जा रहा है, एरो दूर जा रहा है, साइन कैसा आएगा? साइन आएगा प्लस का, ठीक है, प्लस का साइन आएगा। और किसकी तरफ जा रहा है? V की तरफ जा रहा है, यहाँ लगा दीजिए V। ऐसे T/V है, T की तरफ एरो आ रहा है, एरो पास आ रहा है, साइन आएगा सॉरी साइन आएगा माइनस का, साइन आएगा माइनस का, और किससे आ रहा है? S से आ रहा है, तो अगला रिलेशनशिप बन गया ये। ऐसे आप बना सकते हैं ये वाला एरो
ऊपर से नीचे, डेट मीन्स ये बन जाएगा एस बाई वी पी बाई टी। बना के दिखाइए बाकी दो रिलेशनशिप, टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, जल्दी से करिए। आपको एस बाई वी बनाना है, उल्टा भी बना सकते हैं आप एरो, नीचे से ऊपर को, और बनाइए 4 रिलेशनशिप। डू इट फास्ट। भैया एक बार देखना सही है क्या भैया? व्हाट्सएप पे सेंड किया है भैया। ये कर लिया है, सेंड करना है। हाँ भाई हो गया, बताइए जल्दी से फास्ट, क्या रिलेशनशिप नेक्स्ट। मैंने कहा आप ऊपर से नीचे चलिए, डेट मीन्स मैं एस से चल रहा हूँ वी की तरफ, भैया डेट मीन्स सेंड इट कर इज दिया। एस बाई वी, यस इक्वल टू कितना पी बाई टी, इट इज इक्वल टू पी बाई टी। देखिए फिर लगाऊंगा ब्रैकेट और पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये रिलेशनशिप कैसे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन के हैं, तो पार्शियल डी, ठीक, पार्शियल डी, सिमिलरली हियर एंड हियर। फिर लगाऊंगा ब्रैकेट्स, ऊपर वाली टर्म को देखूंगा, ऊपर है एस, एस से दूर जा रहा है, साइन आएगा प्लस का, अपॉन में कितना जाएगा टी, क्योंकि एरो टी की तरफ जा रहा है। सिमिलरली फॉर पी, पी से एरो दूर जा रहा है, साइन आएगा प्लस का, और किसकी तरफ आ रहा है, वी की तरफ आ रहा है। तो बस ये रिलेशनशिप लास्ट लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे जब मैं चल रहा हूँ वी से एस की तरफ, तो ऑब्वियस बात है इधर मुझे चलना पड़ेगा टी से पी की तरफ। सो दिस बिकम्स इक्वल टू, वी से चला एस की तरफ, साइन आएगा पार्शियल, पार्शियल डिफरेंशिएशन, सिमिलरली हियर एंड हियर। ऑब्वियस बात है वी पे एरो पास आ रहा है, साइन आएगा माइनस का, किससे आ रहा है, पी से आ रहा है, तो यहाँ लगा दूंगा पी। सिमिलरली हियर टी पे एरो पास आ रहा है, साइन आएगा माइनस का, किससे आ रहा है, एस से आ रहा है। तो ये हो गए 4 रिलेशनशिप पार्शियल वाले। तो हमने यहाँ देखे
4 कंप्लीट वाले ऑब्वियस बात है रिलेशनशिप, जिसमें हमने कंप्लीट डिफरेंशिएशन में पार्शियल कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करा। तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन ध्यान रखिए पार्शियल में कन्वर्ट हो जाता है कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में, दैट मींस कांस्टेंट आ जाएगा उसके बेस में। तो मैंने ऐसी आइसोएंट्रोपिक रखा जहां पे वैल्यूज आई। तो देख लेना ये टर्म्स अलग हैं, ये भी पार्शियल वाली टर्म हो गई, ये भी पार्शियल वाली टर्म हो गई, बट यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे आ रही है एच इसकी एंथैल्पी और गिब्स एनर्जी, दैट मींस यहाँ पे पोटेंशियल आ रहे हैं। और इन वाले रिलेशनशिप में केवल जो है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आ रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन है और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आ रहे हैं। तो ध्यान रखना इन चीजों को कैसे याद करना है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आ रहे हैं और ऑब्वियस बात है पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली टर्म है। ये क्या कर रहा हूँ, जब मैं किसी कंप्लीट डिफरेंशिएशन में पार्शियल कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन पार्शियल में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट। तो इन चीजों को ध्यान में रखना, कैसे हमें रिलेशनशिप याद करने हैं। शुरू में इन चीजों को बता रहा हूँ ताकि बाद तक ये सारी चीजें आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करें और बाद तक आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएं। आपका HW है कि मैंने आपको एक डिराइव करके दिखा दिया था, आपका काम है इसको 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 कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करके डिराइव करना है। इतना आपका काम है, डू इट और इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। थर्मोडायनेमिक मुझे पता है अभी थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत ही आसान ही आपको लगने लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में देखेंगे कि डायरेक्टली लिखा हुआ है एज वी नो डेट, एज वी नो डेट करके कुछ भी टर्म लिख देगा और उसको यूज कर लेगा। फिर आप यही कहेंगे कि भैया यहाँ से ये कहाँ से इसका जो है लाया गया है। तो ध्यान रखना वो इन्हीं की रिलेशनशिप को आपस में अप्लाई करके ये टर्म्स जो है रिप्लेस करके लाई गई होंगी। जैसे काफी जगह पर रिप्लेस कर रहा होगा, डेल एच बाई डेल पी दिया होगा, इसकी जगह पे अगली लाइन में देखोगे डेल जी बाई डेल पी टी लिखा होगा। तो ये कैसे लिखा है, तो ऑब्वियस बात है एज वी नो करके साइड में लिख देगा कि ऐसा होता है। तो कहाँ से होता है, तो हमने वो मैक्सवेल से निकाला है, जनरली मैक्सवेल से उसको इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे पुट किया है। तो ध्यान देना ये टर्म हमें कैसे निकालनी है, इन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। एक बार घर पे जाके इसको खुद से प्रैक्टिस करिए, आपको ये चीजें खुद ही समझ में आने लगेंगी। फिर भी कोई डाउट होता है तो कल की क्लास में आप इसको पूछेंगे। तो ये थी फिजिकल की फर्स्ट क्लास, और ये जो है कुछ 5-1 वीडियोस जो हैं जनरली डेमोज के लिए मैं रख दूंगा, अगर कोई और पढ़ना चाहता है तो प्लीज आप उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर। और कुछ डाउट्स हैं तो बताइए, किसी ने ऑर्गेनिक पढ़ी हो लास्ट का चैप्टर, उसमें कुछ डाउट्स हो तो बताइए, और इस क्लास में कोई डाउट है तो भी बताइए। बोलिए, क्या क्लास आज बंद करें, कोई डाउट है बताइए। नो डाउट्स, तो मिलते हैं अगली क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर।